नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 11 मार्च 2026, दिन बुधवार और आज की हिंदी तिथि है चैत्र माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। आज 11 मार्च को दुनिया भर में वर्ल्ड प्लम्बिंग डे यानी विश्व प्लम्बिंग दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य हमारे दैनिक जीवन में प्लम्बिंग सिस्टम्स के महत्व को पहचानना और लोगों को सुरक्षित व स्वच्छ जल व्यवस्था के बारे में जागरूक करना है। यह दिवस वर्ल्ड प्लम्बिंग काउंसिल द्वारा शुरू किया गया था ताकि सैनिटेशन, क्लीन वाटर और हेल्थ के महत्व को समझाया जा सके। और साल 1689 में आज ही के दिन मराठा साम्राज्य के महान योद्धा और संभाजी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे, उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनकी वीरता और देशभक्ति मराठा इतिहास में अद्भुत साहस और त्याग का प्रतीक मानी जाती है। वहीं साल 2011 में आज के दिन जापान में भीषण भूकंप और सुनामी आया, जिसे 2011 तोहोकू अर्थक्वेक एंड सुनामी के नाम से जाना जाता है। इस आपदा में लगभग 20,000 लोगों की जान चली गई और भारी तबाही हुई। यह आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक मानी जाती है। और साल 1915 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर विजय हजारे का जन्म हुआ था। वे भारतीय क्रिकेट के शुरुआती महान बल्लेबाजों में गिने जाते हैं और उनके सम्मान में भारत में विजय हजारे ट्रॉफी भी आयोजित की जाती है। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को नई रणनीतिक और बड़े बजट के साथ मंजूरी दी गई। सरकार ने मिशन के कुल बजट को बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 3.59 लाख करोड़ रुपए होगी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक सुरक्षित नल से पानी पहुंचाना है। नई डिजिटल प्रणाली सुलझम भारत के तहत गांवों के जल स्रोत से लेकर घर तक की पूरी जल आपूर्ति व्यवस्था को डिजिटल रूप से मैप किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक सभी ग्रामीण घरों को नल से जल उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने तमिलनाडु के मदुरै एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। मदुरै एयरपोर्ट राज्य के सबसे पुराने हवाई अड्डों में से एक है और दक्षिण तमिलनाडु के लिए एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी हब माना जाता है। मदुरै को टेम्पल सिटी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ स्थित प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर हर साल लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। सरकार का मानना है कि एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलने से पर्यटन, तीर्थ यात्रा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2 बड़े रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 4,474 करोड़ रुपए होगी। रेल मंत्रालय के प्रस्ताव के तहत सैंथिया पाकुर और संतरागाछी खड़गपुर रेल मार्ग पर चौथी लाइन का निर्माण किया जाएगा। करीब 192 किलोमीटर लंबे इन प्रोजेक्ट से पश्चिम बंगाल और झारखंड के 5 जिलों में रेल नेटवर्क मजबूत होगा। सरकार का कहना है कि इन अतिरिक्त रेल लाइनों से भीड़ कम होगी और यात्री तथा मालगाड़ियों की आवाजाही अधिक सुचारू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे करीब 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। केरल के एर्नाकुलम में प्रधानमंत्री लगभग 10,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसमें कोची रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइलिन यूनिट, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण और फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में करीब 5650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में सिटी गैस नेटवर्क, ल्यूब प्लांट, ग्रामीण सड़कें और नई ट्रेन सेवाएं शामिल हैं, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और विकास को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा कृषि और प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्टर बनाने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आयोजित आहार इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर के उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि भारत का कृषि और खाद्य निर्यात अब करीब 5 लाख करोड़ रुपए यानी 55 अरब डॉलर से अधिक पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि भारत वर्तमान में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कृषि उत्पादक निर्यातक है। मंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स से भारतीय उत्पादों के लिए वैश्विक बाजारों में बड़े अवसर खुले हैं। उन्होंने किसानों और उद्यमियों से फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन पर ध्यान देने की अपील की है। भारत और यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA के बीच हुआ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट
TEPA अब 2 साल पूरे कर चुका है। यह समझौता आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के साथ व्यापार और निवेश सहयोग को मजबूत करने के लिए किया गया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय निर्यातकों को विकसित बाजारों तक बेहतर पहुंच मिलेगी और अगले 15 वर्षों में $100 अरब के निवेश का रास्ता खुलेगा। सरकार का मानना है कि इससे फार्मा, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों के निर्यात को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 2026-27 के बजट में 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह इस योजना के तहत अब तक का सबसे बड़ा बजट आवंटन है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और मछुआरों की आय बढ़ाना है। सरकार मछली उत्पादन बढ़ाने, आधुनिक तकनीक अपनाने और तटीय समुदायों को वैकल्पिक रोजगार देने पर भी ध्यान दे रही है। इसके तहत सी केज फार्मिंग, सीवीड कल्टीवेशन और पर्ल फार्मिंग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे मछुआरों की आजीविका मजबूत हो सके। कृषि मंत्रालय ने 2025-26 के लिए प्रमुख फसलों के दूसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान जारी किए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार देश में इस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन मजबूत रहने की उम्मीद है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खरीफ और रबी दोनों सीजन में उत्पादन में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अनुमान के मुताबिक खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1741 लाख मीट्रिक टन और रबी उत्पादन 1745 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। वहीं गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 1202 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच सकता है। मक्का, मोटे अनाज और तिलहन उत्पादन में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल नई दिल्ली में न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष दिल्मा रूसेफ से मुलाकात की। इस बैठक में भारत के निजी क्षेत्र और एनडीबी के बीच सहयोग बढ़ाने तथा निजी पूंजी को आकर्षित करने के मुद्दों पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक अनुभव और नई तकनीक के सहयोग से बहुपक्षीय विकास बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास और योजना जैसे क्षेत्रों में नई और प्रभावी समाधान दे सकते हैं। वहीं दिल्मा रूसेफ ने विकसित भारत के विजन की सराहना करते हुए कहा कि एनडीबी इस दिशा में भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। जर्मनी के बर्लिन में आयोजित आईटीबी बर्लिन 2026 में भारत ने पर्यटन सहयोग को लेकर जर्मनी और इंडोनेशिया के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इंडोनेशिया की मंत्री विदियंती पुत्री वर्धना और जर्मनी के पर्यटन आयुक्त डॉक्टर क्रिस्टोफ प्लॉस से मुलाकात की। बैठकों में पर्यटन को बढ़ावा देने, सतत यात्रा यानी सस्टेनेबल टूरिज्म, एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने और लोगों के बीच संपर्क मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी में इंडिया पवेलियन ने भारत की विविध संस्कृति, परंपराओं और पर्यटन स्थलों को भी प्रदर्शित किया। आईटीबी बर्लिन दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैवल और टूरिज्म प्रदर्शनी मानी जाती है। असम सरकार ने अरुणोदय 3.0 योजना के तहत राज्य की 40 लाख महिलाओं को बड़ी आर्थिक सहायता दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के ज्योति विष्णु कला क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में इस राशि के वितरण की शुरुआत की। सरकार ने प्रत्येक लाभार्थी महिला के खाते में 9,000 रुपये सीधे ट्रांसफर किए हैं। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से भेजी गई, जिससे बिना किसी बिचौलिए के पैसा सीधे महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचा। राज्य सरकार के अनुसार इस योजना के तहत एक ही दिन में करीब 3,600 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल से कराना चुनाव आयोग की प्राथमिकता है। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि आयोग किसी भी तरह की मतदाता डराने धमकाने की कोशिश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था एजेंसियों को सख्ती से नियम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र की मजबूत नींव है और विशेष मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे शांतिपूर्ण और अधिक भागीदारी वाले चुनाव सुनिश्चित करने में सहयोग करें। भारत के एथलीट अनंत राणा ने न्यूजीलैंड में आयोजित फुल आयरनमैन ट्रायथलॉन पूरा कर इतिहास रच दिया है। झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले 33 वर्षीय अनंत राणा ने यह कठिन प्रतियोगिता 11 घंटे 50 मिनट में पूरी की। इस ट्रायथलॉन में खिलाड़ियों को 3.8 किलोमीटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42 किलोमीटर मैराथन दौड़ पूरी करनी होती है। अनंत राणा ने तैराकी 1 घंटा 28 मिनट में, साइकिलिंग 6 घंटे 19 मिनट में और मैराथन 3 घंटे 46 मिनट में पूरी की। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन से जुड़े अनंत राणा ने यह चुनौती 17 घंटे की समय सीमा से पहले पूरी कर शानदार उपलब्धि हासिल की है।
आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया को बड़ी इनाम राशि मिली है। बीसीसीआई ने भारतीय टीम के लिए 131 करोड़ रुपए के कैश रिवार्ड की घोषणा की है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत 3 बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गया है और पहली बार किसी टीम ने अपना खिताब सफलतापूर्वक डिफेंड किया है। फाइनल में संजू सैमसन ने 89 रन की शानदार पारी खेली, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लेकर मैच जिताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल आपूर्ति रोकने की कोशिश करता है तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई और तेज कर सकता है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी हमलों से ईरान की एयरफोर्स और नेवी को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने जवाब देते हुए कहा कि अगर हमले जारी रहे तो क्षेत्र से 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तनाव बढ़ने से वैश्विक तेल बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला और ब्रेंट क्रूड की कीमतें $120 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं। भारत में आज 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,62,380 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना करीब 1,48,000 से 1,49,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बिक रहा है। अगर चांदी की बात करें तो आज चांदी का भाव लगभग 2,90,000 रुपये प्रति किलोग्राम यानी करीब 290 रुपये प्रति ग्राम है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़ करेंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।